तो एट द प्रेजेंट स्टेज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग वी नो ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। अब हम फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि शायद तुम्हारे पेपर के लिए भी है, ठीक है। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है। सेकंड, कि ये तुम्हें पता होता है, ठीक है, बेसिक है तो पता होता है, मगर क्या पता कुछ ना पता हो, ठीक है। क्या तुम्हें पता है फंडामेंटल फोर्सेस क्या है? तो देखो, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, 9th में पूरा चैप्टर था इसके बारे में, फिर भी जो लिखा है बोल देते हैं, कुछ स्किप ना हो जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ठीक है। अट्रैक्शन तो है किसके बेसिस पे? मासेस के बेसिस पे, ठीक है। और डिस्टेंस भी मैटर करता है। इन दिस इज यूनिवर्सल फोर्स। पहली बात तो पूरे यूनिवर्स में लगता है। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। काफ़ी अच्छी बात है, यानी तुम जो ये सुन रहे हो मेरी बात, तुम भी मुझे कोई फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। हर कोई फोर्स से जुड़ा हुआ है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ फ्रॉम एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सॉरी एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। अर्थ से भी हम ग्रेविटी का फोर्स लेते हैं। इन पर्टिकुलर ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो भी अर्थ के आर पार घूमता है ना। मोशन of earth and planet and sun, and of course the motion of bodies falling on the earth. It plays a key role in the large scale phenomena of the universe, such as formation and evolution of stars and galaxies, galactic clusters, है ना। अगर ऐसा हो कि धरती गोल है और तुम धरती के एक साइड से पत्थर फेंको, तो कहाँ जाएगा वो पत्थर? धरती के नीचे गिर जाएगा, स्पेस में गिरेगा, या गोल घूमेगा? गोल घूमेगा। अगर आपने बहुत तेज़ी से फेंका पत्थर, स्केप वेलोसिटी से स्केप हो गया, ठीक है। अभी बताएंगे स्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये सब धैर्य रखना। मगर थोड़ा आपको एक विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ। अपने आँख बंद करके एक धरती को विजुअलाइज़ करो, तुम एक पत्थर को, एक बॉल को विजुअलाइज़ करो। बॉल तुमने फेंकी, इतनी तेज़ फेंकी कि धरती से ही बाहर चली गई, तो अब नीचे गिरने की जगह वो घूमेगी धरती पे। बहुत सी चीज़ें घूम रही हैं ऑलरेडी धरती पे। एलन मस्क ने टेस्ला को ही घुसा दिया है। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सेकंड फोर्स आता है हमारा फंडामेंटल जो है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो फोर्स इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन अ सिंपलर केस व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। द फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस। तो पहले फोर्स क्या है? चार्ज पार्टिकल में होता है, ठीक है। और चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं, तो ये फोर्स को हम कूलम लॉ से गवर्न करते हैं, डिफाइन करते हैं, कि जैसे अट्रैक्ट होंगे अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, है ना। दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं और दो लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बेसिक पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर इन जनरल इनसेपरेबल, हैंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आते ही, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक आ ही जाएगा। ध्यान देना इस बात का। इसके बारे में डिटेल हमने क्लास 10th में ही पढ़ा था, जब हम मोटर वगैरह पढ़ रहे थे, है ना। तो लाइक द ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओवर लार्ज डिस्टेंस एंड डज नॉट इंटरविनिंग मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए उसको। इट इज़ इनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटी, ग्रेविटी से तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो लिखा है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन फॉर एग्जांपल इज 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई साहब, 10⁻36 क्या होता है? आज अब तुम धरती के सबसे अमीर आदमी हो जाओगे, इतना पैसा होगा तुम्हारे पास तो, ठीक है। ऐसा कुछ है। मैटर्स एज वी नो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस constituent like electron and proton. Since the electromagnetic force is so much stronger than the gravitation force, it dominates all phenomena of atomic and molecular scale. तो आपको पता है कि इतना ज़्यादा है, ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेयर कर रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स तो नेगेटिव में जाता है 10⁻, है ना। शायद 23 है माइनस में, मेरे को ध्यान नहीं। सिंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सो मच स्ट्रॉन्गर, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशन से, तो ये डोमिनेट कर जाता है ऑल फिनोमेना ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्केल्स को, ठीक है। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है और पता होना ज़रूरी है कि हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ख़तरनाक है, मगर असल में क्या है? बहुत ही, मतलब ऐसे बोलेंगे कि सुना था ये तो बड़ा तगड़ा फोर्स है, मगर ये तो बहुत वीक निकला। हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे थे? ग्रेविटेशन के ना। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा होगा कि इतने सारे बॉडीज़ के साथ तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स बन रखा है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है यार।
तो वही होता है, किससे कंपेयर कर रहा है वो मैटर करता है. दस इट मेनली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, जो कि स्ट्रक्चर को गवर्न करता है. डायनेमिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिक्स थर्मल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जैसे कि टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा. देखो ग्रेविटी इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये बात तो ध्यान रखना. वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं वो या तो अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव. मेरे दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है जो तुम्हारे पेपर में भी बन सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या अंतर है. ऐसे क्वेश्चन जो डिफरेंस वाले होते हैं वो तो डेफिनेशन क्लियर कर देता है दोनों की, साथ ही साथ एग्जांपल और कुछ की पॉइंट, जैसा कि ये है कि ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या तो अट्रैक्टिव रहेगा या रिपल्सिव रहेगा. अनदर वे ऑफ पुटिंग इट इज़ दैट मास कम्स ओनली इन वन वेराइटी. ध्यान देना, देयर इज नो नेगेटिव मास. कभी सुना है नेगेटिव मास? नहीं होता, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो होती नहीं है. बट चार्ज कम्स इन टू वेराइटीज. अच्छा, मैं कुछ चीज़ें ऐसे बोल दूँगा जैसे स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर नहीं है. तो इन सब चीज़ों को ना देखो, एक जर्नल वे में तुम्हें बता रहा हूँ कि फ़िज़िक्स पढ़ते हो ना जब तुम, तो दिमाग को खुला रखना और चीज़ों को ग्रैस्प करना. ठीक है, अगर तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो और अचानक से तुम्हें कोई नई टर्म मिल गई, ठीक है, और तुमने उसके बारे में जानने की कोशिश की, अच्छा है, अगर तुम्हारा फोकस बना हुआ है तो और तुम्हें मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली जानो. मगर मैं कहूँगा कि आजकल के बच्चों का रिटेंशन का टाइम स्पैन इतना कम हो गया है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आगे हो ही नहीं पाएगा. और तुम जब भी पढ़ने जाओगे तुम बोलोगे कि हर बार कोई ना कोई नई टर्म आके मुझे तंग कर देती है. तो उस तंग मत हो ना, तुम चीज़ों को थोड़ा बहुत ग्रैस्प कर लो और आखिरी तक जो टिकी रहती है चीज़, या फिर सेकंड रीड में भी जो तंग करती है उसी को समझना. वरना हम सारी चीज़ों को समझने चले जाएंगे तो या तो तुम्हारे लिए बोर हो जाएगा या तुम्हें काफ़ी फोकस रहना पड़ेगा. एनीवेज, मैटर इज़ मोस्टली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना, सारे मैटर न्यूट्रल होते हैं. दस इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ लार्जली ज़ीरो एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट्स टेरेस्ट्रियल फिनोमेना. तो इलेक्ट्रिक फोर्स manifests itself into atmosphere where the atoms are ionized and that leads to lightning. एक और सवाल, लाइटनिंग कैसे होती है? ये अभी सिंपल सी बात बताई मैंने तुम्हें कि पहली बात तो मैटर जो होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, नेट चार्ज ज़ीरो रहता है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है लार्जली ज़ीरो, ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट टेरेस्ट्रियल फिनोमेना. इलेक्ट्रिक फोर्स तो ज़ीरो रह गया क्योंकि बहुत सी चीज़ें न्यूट्रल रहती हैं. तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द एटमोसफेयर. इलेक्ट्रिक फोर्स अपने आप को मैनिफेस्ट करता है यानी बनाता है, जनरेट करता है इन एटमोसफेयर वेयर द एटम्स आर आयोनाइज्ड एंड दैट लीड्स टू लाइटनिंग. यानी एटमोसफेयर में जहाँ पे आयोनाइज्ड एटम, आयोनाइज बोलने का मतलब ही ये है कि न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है कोई ना कोई उसके पास, है ना. जैसे वाटर का आयोनाइज फॉर्म क्या होगा, H+, OH नेगेटिव, 9th क्लास याद आती है ना. तो दैट लीड्स टू लाइटनिंग. अभी आइंस्टाइन भी चले गए, अब बोस आइंस्टाइन जा रहे हैं हमारे सामने, क्या नाम है इनका, सॉरी, सत्येंद्र बोस. हाँ, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम याद होगा तुम्हें, वो इन्होंने, अच्छा यहाँ भी लिखा है नीचे, है ना. तो अभी इनके बारे में भी जानेंगे. इफ़ वी रिफ्लेक्ट अ लिटिल द इनॉर्मस स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंपेयर टू ग्रेविटी इज़ एविडेंट इन अवर डेली लाइफ. ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ है ना, कंपेयर करेंगे ग्रेविटी से तो दिखती है, नज़र आती है. व्हेन वी होल्ड अ बुक इन अवर हैंड वी आर बैलेंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बुक ड्यू टू द ह्यूज मास ऑफ द अर्थ बाय द नॉर्मल फोर्स प्रोवाइडिंग बाय आवर हैंड. एक बुक को होल्ड करते हैं, बुक को बैलेंस करते हो या फुटबॉल को बैलेंस करते हो, तो हम किसके किसके मासेस की बात कर रहे हैं, एक तो बुक के मास की और दूसरा ग्राउंड यानी अर्थ के मास की. तो इन दोनों में नॉर्मल फोर्स हमारा हैंड के द्वारा लग रहा है ना. नॉर्मल फोर्स यानी स्ट्रेट परपेंडिकुलर. द लेटर इज नथिंग बट द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज constitutes of our hand and the book at the surface is in contact. ठीक है, if electromagnetic force were not intrinsically so much stronger than gravity the hand of the strongest man would crumble under the weight of a feather. कितनी बड़ी बात बोली है. बोल रहे हैं कि एक पंख के को उठाने मात्र से ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी का हाथ जो है वो कचुम्बर बन जाता.
है ना, क्रम्बल अंडर द वेट ऑफ फेदर. समझो, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर नॉट इंट्रिंसिकली सो मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी, अगर ऐसा नहीं होता तो द हैंड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो होता वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता. एंड इट बी कंसिस्टेंट इन दैट सर्कमस्टेंसेज अवर सेल्फ वुड क्रम्बल अंडर अवर ओन वेट. बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यार ये, कि हम अपने ही वेट की वजह से खुद ही कचुम्बर बन रहे हैं. सोचो यार, ये है फिज़िक्स. ठीक है, ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं? ये चीज़ें लाइनें पढ़ने से मिलती हैं. ठीक है, मेरे को मैं आपको बता दूं कि ऐसी चीज़ें जो है ना फिज़िक्स में ढूंढ पाना, फिर खुद ही आसमान में देख के, जैसे अभी मैं आसमान में देख रहा हूँ तो लगभग टाइम अभी 5 बज रहे हैं, 5-4 बज रहे हैं. ठीक है, सुबह के नहीं, वही दोपहर शाम जो भी बोलते हैं. तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये क्या पढ़ लिया है, ये सोच के ही लगता है कि अपने ही वेट के अंदर दब रहे हैं. ठीक है, तो फिज़िक्स ये देती है हमें, ये एड्रेनलिन देती है. बहुतों को मज़ा आता है इसमें, क्योंकि क्या पता अगले स्टीफन हॉकिंग हम हो, क्या पता अगले आइंस्टाइन हम हो, कोई भी हो सकता है. 100 साल का भी, 12 साल का भी. तो अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को, और अपने दिमाग के पैराशूट को खुला करो. स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, अभी तक हमने क्या देखा? ग्रेविटेशनल देख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देख लिया. अब आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्गेस्ट बोल दिया था मैंने, गलती कर दी थी. अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस. अब अंदर की बात हो रही है, बहुत न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है. प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड कर देता है. इट इज़ एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्जन. तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बाइंड करके रखता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियस में, है ना. और ये एविडेंट है कि विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्जन बिटवीन इट्स प्रोटॉन. जब प्रोटॉन लाइक चार्जेस हैं, उनके बीच में क्या होगा? रिपल्जन होगा, दूर जाएंगे, है ना. तो अनस्टेबल होता है. तो दिस अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी ग्रेविटेशनल सिंस फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल. समझना यार तुम, मैं न्यूक्लियस के अंदर बता रहा हूँ तुम्हें. देखो, जैसे एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, है ना. तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए. जब सारे प्रोटॉन एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था. मगर उनको कोई कोई ऐसा फोर्स है जो एक साथ रखता है, उस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल नहीं हो सकता क्योंकि वो तो नेग्लिजिबल है. न्यू बेसिक फोर्स मस्ट देयर फोर बी इन्वोक्ड. तो ये जो नया फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है सारे फंडामेंटल में से 100 गुना ज़्यादा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अभी मैं तुम्हें बारे में बता के हैरान कर रहा था, उसका भी 100 गुना ज़्यादा फोर्स जनरेट होने वाला है न्यूक्लियस के अंदर. सोचो क्या, मतलब कभी स्कोप ही ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है. इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट इक्वली बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ प्रोटॉन. तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो चार्जेस होने चाहिए, आयोनाइजेशन होना चाहिए, है ना, तभी लाइटनिंग वगैरह होती है. मगर यहाँ तो चार्ज की बात ही नहीं है. यानी कोई भी न्यूट्रल, मतलब प्रोटॉन तो चलो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इवन न्यूट्रॉन भी बाइंड रहते हैं. हाउएवर extremely small of about nuclear dimension 10 raised to power minus 15 meter, it is responsible for the stability of nuclei. न्यूक्लियस को स्टेबल करने के काम आता है. तो द इलेक्ट्रॉन इज मस्ट टू बी नोटेड डज नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स. तो इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है. और recent development have however indicated that protons and neutrons are built together out of still more elementary constituents called quarks. ठीक है, अब क्वार्क्स के बारे में जानना तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाता है. ज़्यादा मत जानना क्योंकि ये तो हायर लेवल है. ठीक है, मतलब 11-12 से भी हायर लेवल का क्वार्क्स है. जानोगे तो मज़ा आएगा, डेफिनेटली आएगा. अब तुम्हारा इंटरेस्ट जितना जाएगा उतना मज़ा आएगा. यानी अभी तक तुमने सुना होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये क्वार्क्स क्या होते हैं. फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब ये क्या भला है भाई? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज बीटा डीके. ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोसेसेस में यूज़ होता है, जैसे बीटा डीके हो गया. तो बीटा डीके में होता क्या है? द न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो. नया वर्ड आ गया. बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो
तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो यार बहुत ही वीक है, क्योंकि नेग्लिजिबल रहता है। हम अब जैसे मैं और आप हैं, हम दोनों के बीच में जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे और धरती के बीच से बहुत कम है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स खुद तो बहुत ही कम होता है, मगर डिपेंड करता है बॉडी के साइज़ पे, मास पे। तो हमारी अर्थ का सबसे ज़्यादा मास है इस दुनिया में। हमारे लिए तो धरती ही दुनिया है ना, तो दुनिया में अर्थ का सबसे ज़्यादा मास है, तो अब वो अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट करके रखती है, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन होता है एंड मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से तो बहुत कम होता है। और एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या बोला, देख लो, बोल रहा है कि द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे वीकर कौन है, ग्रेविटेशन, उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर आता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे का नीट का क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ आपका जेई का क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो समझ में आया, चैप्टर 1 से भी आ सकते हैं। तो द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सीडिंगली स्मॉल, ऑर्डर दे रखा है 10⁻⁻16 मीटर, ठीक है, टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। इसको पढ़ेंगे यार बाद में। असल में मैं देखता हूँ कि ये टॉपिक क्या है, हाँ हट के टॉपिक है, मैं ना इसको बाद में पढ़ाऊँगा तुम्हें, ठीक है। और 2 चीज़ें रह गई हैं, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में और आइंस्टाइन के बारे में, ये मैं फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है। आज का फिर हम रैप अप करेंगे। असल में इसको मैं और पार्ट्स दे दूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये पार्ट 1 चैप्टर 1 जो पढ़ा रहा हूँ उसके बहुत सारे पार्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता तुम्हें अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, या तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, मगर मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा क्या इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, है ना। मगर यही तरीका है भाई समझने का। अभी तुम्हें सामने पढ़ाता कॉपी किताब लेके तो तुम्हें मज़ा भी आता उतना। अब यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए और वो ट्यूशन वाला फील नहीं आता है, तो देखते हैं यार कैसा पसंद है तुम्हें, बताना। मैं आइंस्टाइन पे आता हूँ। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन 1979 से, गलत बोल दिया क्या, दोबारा से, एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 तक, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में इल्म उल्म कुछ भी बोलो 1879 में हुआ था, ठीक है। इस जगह का नाम है। इज़ यूनिवर्सली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट बोला गया है, जो पूरे समय के ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट में से एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है। उनकी एस्ट्रॉनिशिंग साइंटिफिक कैरियर बिगिन होता है पब्लिश करने से, ठीक है। उनका जब जर्नी की शुरुआत हुई थी, जब वो मशहूर हुए थे, तो मशहूरी का कारण था उन्होंने एक साथ, ठीक है, समझना, पब्लिश, देखो पहले के ज़माने में पब्लिकेशन होता था, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने 3 पाथ ब्रेकिंग पेपर को पब्लिकेट कर दिया था 1905 में, है ना। मतलब क्या बोलें अब, उन्होंने ऐसा ऐसा होता है, मतलब सोचो कि तो अगले दिन तुम्हें न्यूज़ आए कि ये जो तुम्हारे गलत फहमियाँ हैं सारी दूर हो गई, ये लो 3 पेपर, ऐसा कुछ ये कर दिखाया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो पहला पेपर जो था वो क्वांटा, लाइट क्वांटा का था, जिसको हम फोटॉन बोलते हैं आजकल, एंड यूज़ इट टू एक्सप्लेन द फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था उस टाइम पे बहुत बड़ी मिस्ट्री था, उसको समझाने के लिए इन्होंने लाइट क्वांटा का यूज़ करा, दैट द क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन कुड नॉट अकाउंट फॉर। तो जो वेव थ्योरी बताती थी, इन्होंने पार्टिकल थ्योरी बना के बताई। तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये। सेकंड पेपर क्या कह रहा था, ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था इन्होंने। ब्राउनियन मोशन अगर तुम्हें याद हो तो कैसे बताएं, तुमने क्लास 9th में भी देखा होगा, केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में, मतलब तुम्हारी साइंस की एक ही बुक थी ना 9th में, तो सेकंड चैप्टर में ब्राउनियन मोशन पढ़ा होगा, है ना। तो उसको कंफर्म करवाया था, एंड प्रोवाइड अ कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ द एटॉमिक पिक्चर ऑफ मैटर। एटॉमिकली एक मैटर कैसा दिखता है उसकी कन्विंसिंग पिक्चर बताई थी। कन्विंसिंग यानी जब जहाँ पे लोग बोले कि हाँ जो इन्होंने फैक्ट्स रखे हैं वो सही रखे हैं, ठीक है। थर्ड पेपर जो था यार वो था धमाकेदार पेपर, उसने भाई इतिहास बदल दिया था। आइंस्टाइन का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने लगा था। तो थर्ड पेपर जो था वो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, और दैट मेड एन आइंस्टाइन अ लेजेंड इन हिज ओन लाइफ।
टाइम और इवन हमेशा के लिए। अगले 10 साल बाद नेक्स्ट डिकेड में ही एक्सप्लोर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द न्यू theory which include among other things the mass energy equivalence is equal to mc square, or also created a journal version of relativity that is called journal theory of relativity। बहुत कुछ यार इन्होंने तो, क्या बोलूँ मैं, इस आइंस्टाइन के बारे में बताने में भी ये जो खोज कर देते हैं ना यार, इनका अलग ही लेवल है। ये नहीं बोलते कि मेरे को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता है तो मैं टिकटॉक स्टार बनना चाहता हूँ। ये बोलते हैं ऐसा है तो क्यों, पता लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। He also created general version of relativity and some of Einstein most significant later contribution जो थे वो emission introduced in alternative derivation of Planck's black body radiation, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, कॉस्मोलॉजी में, क्वांटम स्टैटिक्स ऑफ गैस में, मैसिव बोसॉन, क्रिटिकल एनालिसिस, क्वांटम मैकेनिक्स अगेन, तो यार आग लगा दी। तभी 2005 को डिक्लेयर कर दिया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिज़िक्स। कभी भी बोलेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिज़िक्स कब मनाया जाता है, तो हम 2005 को इसको कहते हैं। उस समय तो मैं कितने साल का होऊंगा, लगभग 4 साल का होऊंगा, ठीक है। तब आइंस्टाइन ये धमाल मचा चुके थे, ठीक है, क्योंकि मर तो 1955 में ही गए थे। तो रखा गया होगा क्योंकि बाद में लोगों ने बोला कि आइंस्टाइन को भी ऑनर करना चाहिए, तो लोगों के कहने पे ये ईयर को रखा गया। इज रिकॉग्नाइज्ड ऑफ आइंस्टाइन मोमेंटल कंट्रीब्यूशन इन फिजिक्स, और इन ईयर 2005 डिस्क्राइबिंग रिवोल्यूशनरी साइंटिफिक आइडियाज दैट हैव सिंस इन्फ्लुएंस्ड ऑल द मॉडर्न फिजिक्स। तो 905 में जो था वो 100 साल बाद, आई गेस सही बोल रहा हूँ, हाँ 100 साल बाद उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिज़िक्स बोला गया। ये थे हमारे आइंस्टाइन। मज़ा आया ना, मुझे तो बताने में बड़ा मज़ा आया। मैं जब भी बताता हूँ आइंस्टाइन के बारे में कमाल होता है ना। हम में से ही है यार कोई आइंस्टाइन। आ जाते सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, ये दिल के करीब हैं क्योंकि ये हमारे भारतवासी हैं। तो 1894 से लेके 1974 तक, यानी आइंस्टाइन से भी ज़्यादा जिए थे ये। वो 1955 में ही मर गए थे। तो सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो कलकत्ता में जन्म हुआ था 1894 में, ठीक है। मेरे को 94 को थोड़ा कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। 90, 91, 92, 93, 94 anyways, is among great Indian physicists who have made a fundamental contribution of the advance of science in 20th century, है ना, 20वीं सदी में। An outstanding student throughout, Bose started his career in 1916 as a lecturer in physics। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में पढ़ाया था इन्होंने। 5 साल बाद ही जॉइंड डेका यूनिवर्सिटी। 1924 में इन अ ब्रिलियंस फ्लैश ऑफ इंसाइट बोस गिव अ न्यू डेरिवेशन ऑफ प्लैंक लॉ में नए डेरिवेशन दे दिया, treating radiation as a gas of photons and employing new statistical method of counting of photon states। पढ़ के ही ऐसा लगता है भाई कितने भारी शब्द बोल दिए, है ना। वहाँ पे ये डिराइव कर रहे थे। हम क्या करते हैं, फर्रे बनाते डेरिवेशन के, ये यहाँ डिराइव कर रहे थे। क्या मस्त मज़ा आता है, मतलब अलग ही लेवल है इनका। He wrote a short paper on the subject and sent it to Einstein, immediately recognized its great significance, translated it in Germany and forwarded it for publication। तभी तो बोला जाता है बोस आइंस्टाइन। बहुत अच्छा लगता है यार जब आजकल लोग बोलते हैं पायरेसी या फिर बोलते हैं कॉपीराइट इश्यूज़। पहले के टाइम पे सब कोलैबोरेट करते थे, ठीक है। एक खोज हुई है वहाँ पे, देखो इन्होंने, सत्येंद्र नाथ ने आइंस्टाइन को लेटर लिखा और उन्होंने जर्मनी में उसको ट्रांसलेट करा। आइंस्टाइन देन अप्लाइड द सेम मेथड टू द गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आइंस्टाइन को मेथड मिल गया। द की न्यू कॉन्सेप्चुअल इंग्रेडिएंट इन बोस वर्क वाज दैट द पार्टिकल्स वर रिगार्डेड एज indistinguishable, a radical departure from the assumption that underlies the classical Maxwell-Boltzmann statistics। ठीक है, अभी ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन भी बताएंगे, ये आगे तक चलता है यार तुम्हारा, बहुत मस्त चीज़ है ये। It was soon realized that new Bose-Einstein statistics were applied to the particles which with integers spins and new quantum statistics, Fermi-Dirac statistics। ठीक है, जब तुम क्वार्क्स वगैरह पढ़ोगे तभी पता चलेगा। इसके बारे में नेट पे सर्च करना जिसका इंटरेस्ट हो तो,
ठीक है, विकिपीडिया का पेज देख के बोर मत हो जाना, थोड़ा बहुत तुम वीडियोस वगैरह भी देख लेना कि जैसे ग्राफिक्स देखते हैं ना कि क्या चल रहा है एक एटम के अंदर, वैसा कुछ वीडियो देखना, तब मज़ा आएगा। वॉज इंटेंडेड फॉर पार्टिकल विद हाफ इंटीजर स्पिन, है ना, अब ज़्यादा ही हो गया। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। एन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इज दैट अ गैस ऑफ मॉलिक्यूल बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर विल अंडरगो अ फेज ट्रांजिशन। समझना, गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स की गैस बनेगी और एक टेम्परेचर के बाद उनमें फेज ट्रांजिट हो जाएगा, वेयर अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एटम पॉपुलेट द सेम लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो some 70 years was to pass before the pioneering idea of Bose developing further by Einstein was dramatically confirmed the observation of a new state of matter in a dilute gas of ultra cold alkali atom, the Bose-Einstein condensate। मज़ेदार, प्लाज्मा के बाद जो आता है वो बोस आइंस्टाइन आता है। तुम्हें पता होगा कि मैंने मैंने क्या, तुमने भी पढ़ा होगा, कौन सी क्लास में पढ़ा था हमने ये सब, कि लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, फिर गैस, फिर प्लाज्मा, फिर बोस आइंस्टाइन, है ना। तो देखो इन्होंने एक नई स्टेट का जन्म बता दिया, छोटी सी लाइन में बोला है इन्होंने बहुत। यहाँ से एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस शुरू होता है। एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इज दैट अ गैस ऑफ मॉलिक्यूल बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर विल अंडरगो अ फेज ट्रांजिशन। एक मॉलिक्यूल का जो गैस है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का गैस फॉर्म में एक टेम्परेचर कम कर देंगे ना, कुछ सर्टेन टेम्परेचर है, मान लो कि एक मान लेते हैं टेम्परेचर रेंज है, उसके नीचे जाके फेज़ ट्रांजिशन हो जाता है। फेज़ यानी जैसे अगर सॉलिड है तो जैसे लिक्विड है तो सॉलिड हो जाएगा। अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल का गैस था तो गैस से क्या हो जाएगा, मान लो कि लिक्विड हो गया या सॉलिड हो गया, जो भी हो गया, तो फेज ट्रांजिट हो गया टू अ स्टेट वेयर अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एटम पॉपुलेट द सेम लोएस्ट एनर्जी स्टेट। इसमें क्या होगा, देखो एनर्जी स्टेट को, लोएस्ट एनर्जी स्टेट को फ्रैक्शन ऑफ एटम पॉपुलेट कर देंगे। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि गैसेस को हम क्या कर रहे हैं, एक उनको सिकोड़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी में बोले तो मैं कैसे बताऊँ। सम 70 ईयर्स के बाद क्या हुआ, ये आगे कन्फर्मेशन हुई कि जो नई स्टेट ऑफ मैटर थी ना, डाइल्यूट गैस तुम्हें पता है क्या होता है, मैंने डाइल्यूट एसिड बताए थे तुम्हें, है ना, ऑफ अल्ट्रा कोल्ड एल्कलाई पता है तुम्हें क्या होता है, 9th क्लास में बताया था। देखो सारी चीज़ें, सॉरी ये तो 10th में ही बताए थे, बहुत सी चीज़ें यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने कौन सी क्लास में बताई थी, कब बताई थी। एनीवेज, तो अल्ट्रा कोल्ड एल्कलाई एटम्स में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दिखता है। सर्च कर लेना बी ई कंडेंसेट के बारे में और तुम्हें दिख जाएगा कि कैसा होता है असल में। तो आज के लिए इतना ही यार, हमने बहुत सारे फोर्सेस के बारे में जाना, टुवार्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस को भी देखेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ फिज़िक्स वगैरह चलेगा। ठीक है, मैं चाहता तो यार इसको आराम से ऐसे बोलता है ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना हो जाता, मगर मज़ा इसी में है यार, मज़ा चीज़ों को एक्सप्लोर करने में है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार लाइक छोड़ देना और कमेंट कर देना कि क्या मज़ा आया तुम्हें यार आइंस्टाइन के बारे में जानने में, या फिर बहुत सी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई बीच बीच में, अगर तुमने सुना है पूरा तो ठीक है। मुझे पता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, आगे पीछे करके बोलते हैं इंपॉर्टेंट बताओ बस, ठीक है। जो साथ बने रहे बहुत बहुत धन्यवाद यार, और तुम जाओगे आगे क्योंकि तुम्हारे अंदर पेशेंस है, तुम सुन पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, है ना, क्योंकि आजकल के बच्चे पेशेंटलेस, इम्पेशेंट कहते हैं उसको, है ना। चलो बाय।